हेलो एवरीवन। सो गाइस, जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, जिन्हें अखबार पढ़ना नहीं आता है, उनके लिए एक छोटा सा आर्टिकल है। इसके अंदर उन्हें स्टोरी टेलिंग मिलेगा गाइस, और वो काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। देखिए, ये एक छोटा सा आर्टिकल है, बट इस आर्टिकल में क्या कुछ आपको सीखने को मिल सकता है गाइस, वो देखिए। देखिए, कहने को तो छोटा सा आर्टिकल है, स्टोरी है। सबसे पहले तो कुछ वर्ड्स है, जैसे अलीजेडली क्या है, थ्रैश क्या है, ब्रश पास्ट किसे कहते हैं, ऑक्यूपेंट क्या होता है, एसेलेंट क्या होता है, उसके बाद ईयर ओल्ड और ईयर्स ओल्ड में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता चलेगा। इंक्लूडिंग का यूज़ पता चलेगा। अपोजिशन क्या होता है अखबार में, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, रेजिडेंट ऑफ का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, एज सुन एज क्या होता है, आस्क्ड समवन टू ये क्या होता है, ऑन हिज वे या ऑन माई वे होम क्या होता है, सौ के साथ वर्ब में आईएनजी। तो आइए देखिए। देखिए यहाँ पर पहले हेडलाइन को देखिए, लिखा हुआ है कि पुलिस मैन ड्रैग्ड आउट ऑफ कार, थ्रैश्ड विद ब्रिक्स, आयरन रॉड, टू हेल्ड। इसे बोलते हैं एकदम शॉर्टकट में लिखना। जिसको नहीं पता उसे क्या लगेगा कि अच्छा, पुलिसमैन ये सब्जेक्ट और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म ड्रैग्ड आउट। ड्रैग मतलब घसीटना। पुलिसमैन ने घसीटा किसी को ऑफ कार, कार से बाहर घसीटा होगा, आपको ऐसा लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है। पुलिसमैन को कार से बाहर घसीटा गया, खींच लिया गया। इसे कहते हैं पैसिव, शॉर्टकट पैसिव। कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। कभी भी आपको हेडलाइन में अगर थर्ड फॉर्म ऐसे दिखाई दे, समझ लेना वो पैसिव है। और अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई दे, समझ लेना कि वो कंप्लीटेड एक्शन को दिखा रहे हैं, लिखने का स्टाइल होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है पुलिसमैन ड्रैग्ड आउट, क्या मतलब होगा इसका, यहीं पर देखते हैं गाइस। देखिए, हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, क्या होता है अगर मैं कहता हूं कि एक लड़के को पीटा गया, तो हम कैसे बोलते हैं, अ बॉय वॉज बीटन, हम ऐसे बोलते हैं। पूरा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। लेकिन जो न्यूज़पेपर, लड़का जो मार खाया, अ बॉय, अब वो वॉज हटा देंगे, सीधा लिखेंगे बीटन, अ बॉय बीटन, ऐसा लिखा रहेगा। तो आपको समझना है कि अच्छा, अ बॉय बीटन का मतलब ये है कि लड़का पिट गया, लड़के ने किसी को नहीं पीटा। अगर यहां पर ऐसा लिखा रहे कि अ मैन ड्रैग्ड आउट ऑफ कार, इतना लिखा रहे, तो आप क्या समझोगे, आदमी ने किसी को कार से खींचा, नहीं, आदमी को कार से घसीटा गया, खींच लिया। ओके, तो बताइए कैसे होगा। बिल्कुल जो बिगनर से वो देखिए, अगर मैं कहता हूं कि अ बॉय स्टैब्ड, खाली इतना लिखा हो, क्या समझोगे, लड़के ने चाकू मारा कि लड़के को चाकू मारा गया, क्या समझोगे। ये शॉर्टकट है, इसका फुल क्या है, अ बॉय वॉज स्टैब्ड, लड़के को चाकू मारा गया, लड़के ने चाकू नहीं मारा। ठीक है जी। उसी तरीके से यहां पर लिखा हुआ है कि पुलिसमैन ड्रैग्ड आउट, यानी कि पुलिसमैन को घसीट करके कार से बाहर खींचा गया। थ्रैश्ड, उसे पीटा गया, थ्रैश का मतलब होता है बुरी तरह पीटना, उसे पीटा गया। विद ब्रिक्स, ईंटों से पीटा गया। आयरन रॉड से पीटा गया। यहां लिखा है टू हेल्ड, अब बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है टू हेल्ड। तो टू हेल्ड का मतलब क्या है कि दो ने पकड़ लिया। इसकी अ 50-year-old हेड कांस्टेबल, ठीक है, वॉज allegedly dragged out of his car and brutally thrashed by 3 persons, including a woman, in West Delhi in a case of road rage। यहाँ पे फुल स्टॉप है। हम कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि अ 50-year-old, यहां पर आप देखिए ईयर लिखा हुआ है, ईयर्स नहीं लिखा हुआ है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं गाइस। आई, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ ओल्ड आर यू, अगर मैं बोलूं कि हाउ ओल्ड आर यू, आप क्या बोलते हो।
मान लो आप 30 साल के हो तो आप कैसे बोलते हो कि आई एम 30 ईयर बोलते हो, ईयर्स बोलते हो, क्या बोलते हो? ईयर्स। आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आप ऐसे बोलते हो ना? एकदम करेक्ट है, कहीं कुछ गलत नहीं है, एकदम करेक्ट है। बट याद रखना दोस्तों कि जैसे ये इस ओल्ड के बगल में, ओल्ड मेरा एडजेक्टिव है, जैसे इस बगल, तो फिर ये जो ईयर्स है ना वो ईयर्स नहीं रहने वाला है। अब क्या हो जाएगा? ईयर हो जाएगा, यहाँ पर ओल्ड होगा, यहाँ पर एक नाउन होगा। कैसे? मैं कहता हूँ कि अ एक 30 अ एक बंदे की बात हो रही है, 30 ईयर ओल्ड, ये पर्सन मेरा नाउन है। अब ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देख रहे हो 30 ईयर ओल्ड, ये पूरा जो फ्रेज है ना ये बता रहा है, बता रहा है कैसा, किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ, विच काइंड ऑफ पर्सन, 30 ईयर ओल्ड, 30 साल का। इस पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो 30 साल का व्यक्ति पूरा इस ए आर्टिकल भी क्या करता है, कहीं ना कहीं आपका वही आइडेंटिफाई करता है, एक है कि अगर आपको बोलना है कि मैं एक 30 साल का व्यक्ति हूँ, अब आप क्या बोलोगे? आपको बोलना होगा आई एम अ 30 ईयर 30 ईयर ओल्ड मैन या पर्सन या वुमन, ऐसे आप बोल सकते हो पर्सन। लेकिन आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मैं 30 साल का हूँ, सिर्फ, कोई आदमी औरत नहीं बोलना, मैं 30 साल का हूँ। तो कैसे बोलोगे? आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। डिफरेंस देखो। तो अगर मैं बोलूँ कि एक 50 साल के व्यक्ति को कल पीटा गया, तो मैं कैसे बोलूँगा? ओ 50, बताओ ईयर्स है, ईयर, ईयर। अ 50 ईयर ओल्ड पर्सन वॉज was thrashed। तो यहां पर ईयर्स नहीं आएगा, ईयर आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हुए आई, तो ये तो समझ गए कि 50 साल का कौन था? वो हेड कांस्टेबल था। देखो यहां पर पर्सन की जगह हेड कांस्टेबल लिखा है, तो ये भी तो नाउन है ना, वो कांस्टेबल था। तो उस कांस्टेबल को अलिजिडली ड्रैग्ड, देखो अलिजिडली भी भूल जाओ, ड्रैग्ड आउट ऑफ हिज कार, उसके कार से एक एडवर्ब है। इसका मतलब न्यूज़पेपर वाले जानबूझ के यूज़ करते कि भैया रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये हम नहीं कह रहे कि ऐसा हुआ है, रिपोर्ट ऐसा कह रही, ये अपने ऊपर नहीं लेते, तो बीच में ये एडवर्ब लगा देते कि हम पे कोई ब्लेम ना आए, हम नहीं कह रहे भाई। हेड कांस्टेबल था, उसे उसके कार से घसीटकर बाहर निकाला गया। एंड ब्रूटली थ्रैश्ड, ब्रूटली मतलब निर्दयता पूर्वक, बुरी तरह उसे पीट दिया गया बाय 3 पर्सन्स, 3 लोगों के द्वारा। अब यहां पर कॉमा लगा के लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अ वुमन, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। अब इस इंक्लूडिंग का इस्तेमाल देखिए आपको कब करना है। देखिए अगर मैं कहता हूं, इफ आई से दैट फाइव people 5 people were kidnapped yesterday, ये मैंने एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव लगा दिया कि भाई 5 लोगों को कल किडनैप कर लिया गया। अब अब मुझे वो हाईलाइट करना है, मैं हाईलाइट कैसे करूंगा? तो मैं बोलूंगा कि 5 people, मैं चाहूं तो यहीं पर एक कॉमा लगाऊं, 2 girls were kidnapped yesterday। अब क्या लग रहा है? क्या 7 लोग किडनैप हो गए? जी नहीं, अभी भी 5 लोग ही किडनैप हुए हैं। मैं सिर्फ ये हाईलाइट कर रहा हूं कि इन 5 में से 2 लड़कियां थी। समझ रहे? इंक्लूडिंग का इतना फ़ायदा है दोस्तों, यूज़ किया कीजिए। ओके, एक और एग्जांपल लीजिए। अगर मैं कहता हूं कि 10 villagers
ओके, गाँव वालों को मुंबई भेजा जाएगा, ठीक है, 10 जाएंगे। लेकिन मुझे ये दिखाना है कि 10 गांव वाले हैं जिसमें से 4 महिलाएं, तो मैं कैसे बोलूँगा? तो 10 विलेजर्स, यहाँ पर एक कॉमा लगाइए, लगाइए इंक्लूडिंग, 4 महिलाएं हैं इंक्लूडिंग 4 विमेन। हाईलाइट करता है, ठीक है गैस। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ भी समझ गए कि भाई जो 3 लोगों ने पीटा उसमें से एक महिला भी शामिल थी। कहाँ पर हुआ? इन वेस्ट दिल्ली। इन केस ऑफ रोड रेज, इन केस ऑफ का मतलब है कि इस केस रेज के केस में ऐसा हुआ। अब देखिए, द विक्टिम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक कॉमा है, एम जी राजेश, फिर यहाँ एक कॉमा है, कॉमा पे ध्यान देना है, वॉज फाउंड अनकॉन्शियस ऑन द रोड बाई अ पासर बाई। यहाँ पर रुकिए, मुझे बताइए दोस्तों, ये जो वॉज आपको दिखाई दे रहा है, इसका सब्जेक्ट कौन है? ठीक है गाइस, द विक्टिम ये मेरा सब्जेक्ट है, वॉज फाउंड पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, सब्जेक्ट अगर डूअर है तो एक्टिव, सब्जेक्ट अगर रिसीवर है तो पैसिव, याद रखिएगा। विक्टिम कौन था? विक्टिम को अनकॉन्शियस पाया गया। अब विक्टिम के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही कि विक्टिम कौन था? एम जी राजेश था। इसको कहते हैं एपोजिशन। अखबारों में एपोजिशन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि मैंने अखबार को इतने बारीकी से समझा हुआ है ना कि एक एक पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ। एपोजिशन हमेशा यूज़ होता रहता है। देखिए, जैसे अगर सीख लेते हैं, अगर आप नए हैं तो सीखिए, पुराने हैं तो आपको पता ही होगा। एपोजिशन क्या? अगर मैं कहता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आरोपी है उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, पता। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है। अब वो इन्फॉर्मेशन देने के मेरे पास तरीके बहुत हैं, मेरे पास एडजेक्टिव क्लॉज है और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस एक छोटा सा कॉमा लगाऊं, इन्फॉर्मेशन रख दूं और निकल जाऊं। तो मैं बोलूँगा द एक्यूज्ड, एक कॉमा लगाइए। वो एक्यूज्ड मान लीजिए कि वो एक स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल का प्रिंसिपल है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और स्कूल प्रिंसिपल, और स्कूल प्रिंसिपल, ऐसे। स्कूल प्रिंसिपल, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया? जी नहीं, जो एक मिनट, जो एक्यूज्ड है वही स्कूल प्रिंसिपल है, जो एक्यूज्ड है वही स्कूल प्रिंसिपल है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही कि कौन एक्यूज्ड? वही जो कि स्कूल प्रिंसिपल है, वॉज अरेस्टेड यस्टरडे, उसे कल अरेस्ट किया गया। जैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चंदन सिंह, ओके, वॉज प्लेइंग इन द पार्क येस्टरडे। अगर मैंने एक सेंटेंस बोला, ठीक है, कौन खेल रहा था? चंदन सिंह, हमें पता चल गया। लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि चंदन सिंह, यहाँ पर कॉमा लगाऊं, लिख दूं कि एन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, जो भी कह लो, टीचर कह लो, इंस्ट्रक्टर, कॉमा लगाइए, वॉज प्लेइंग, वॉज प्लेइंग इन द पार्क येस्टरडे। अब ये एन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर क्या है? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है चंदन सिंह के बारे में। तो ये जो कॉमा के बीच में जो रखते हैं ना, ये एपोजिशन का स्टाइल है, ये आना चाहिए आपको, समझ रहे? बेहतरीन है ये। चलिए, ये भी हो गया, आगे बढ़िए। अब देखिए,
किसके द्वारा? बाय अ पासर बाई, एक पासर बाई के द्वारा वो पाए गए। अब पासर बाई के बगल में ये हु क्यों लगा है? क्या ये सवाल कर रहा है कौन? यहां जो हु लगा है कि हु रस्ट हिम टू अ हॉस्पिटल एंड इन्फॉर्म्ड द पुलिस। ये जो यहां तक जो आप देख रहे हो ना, ये हु से लेकर इन्फॉर्म्ड द पुलिस तक जो है गाइस, इसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज आना बहुत जरूरी है, सीखिए अगर आप नए हैं तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन हु हो गया, विच हो गया, वैसे तो हुम भी है, हुज भी है, बट फिलहाल हम हु और विच की बात कर रहे हैं, क्यों सब्जेक्ट का काम करेंगे। तो हु इंसानों के लिए यूज होता है, कभी इस पर डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है। अब अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ गाइस, ध्यान दीजिएगा, मैं कहता हूँ कि हु वॉज डांसिंग, अगर मैं इतना पे छोड़ दूं तो आप डांसिंग का एक और मतलब होता है जो नाच रहा था, तो इसे हम अकेला कभी बोल ही नहीं सकते। ये जो क्लॉज है ना गाइस, ये जो क्लॉज है, ये हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है बेचारा, डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये अकेला नहीं आ सकता, ये आधारित है, अकेला करोगे तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। डिपेंड करता है ये, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ये सबऑर्डिनेट है, अंडर में काम करता है, तो ये अधूरा है। अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा दूं कि हु वॉज डांसिंग, ये मुकम्मल सेंटेंस हो गया, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, कौन नाच रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता हूं, कहता हूं हु वॉज डांसिंग, तो यूं समझ लो कि ये अधूरा सेंटेंस है, अब इसका प्रिंसिपल क्लॉज बाकी है। तो मैं बोलूं कि आई नो द पर्सन, मैंने एक यहां पर स्टेटमेंट दिया कि आई नो द पर्सन, ये है मेरा एकदम इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, एकदम मेन। अब इसके ऊपर मैं किसी को चिपकाऊंगा, तो किसको, यहां पर मैंने लगाया हु और यहां लिखा हु वॉज डांसिंग। अब मैंने फुल स्टॉप दिया, तो देखिए आई नो द पर्सन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। कौन से व्यक्ति को? वही जो नाच रहा था। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस है, लेकिन दो क्लॉजेज हैं। एक सेंटेंस का मतलब है कि एक फुल स्टॉप, एक फुल स्टॉप मतलब एक सेंटेंस, लेकिन उस सेंटेंस में टुकड़े कितने हैं? इसमें दो टुकड़े हैं, टुकड़ा नंबर 1, टुकड़ा नंबर 2। ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है जी। इसी को एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है? लोगों का सवाल है कि हमने तो सर जी ब्यूटीफुल को एडजेक्टिव समझा। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कौन सा पर्सन? पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो जो नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। वो एक शब्द का भी हो सकता है, वो 2-3 वर्ड्स मिलाकर के फ्रेज भी हो सकता है, या वो क्लॉज भी हो सकता है, याद रखिए, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। तो कहां तक हम पहुंचे? हम को पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसी के द्वारा उनको पाया गया था, ऐसा ऑफिसर ने कहा। एन ऑफिसर सेड। यहां तक एकदम क्लियर है, आगे बढ़िए। देखिए, द पुलिस हैव अरेस्टेड 2 सस्पेक्ट्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टेंस का इस्तेमाल। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है भैया 2 सस्पेक्ट्स को, जिसपे शक था उसको कर लिया है। यहां जो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा पे ध्यान दीजिएगा। सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाइड एज कृष्ण एंड युवराज। फिर एक कॉमा है, ब्रदर्स एंड रेजिडेंट्स ऑफ रघुबीर नगर। ये जो सस्पेक्ट्स के बाद आइडेंटिफाइड एज, ये क्या है गाइस? ये यहां पर आप देख रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे बोलते हैं पास्ट पार्ट। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज होता क्या है गाइस? ये V3 होगा, और ऑफ कोर्स V3 के बगल में कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर
बाय भी हो सकता है, यहाँ पर एज भी हो सकता है, ईटीसी कुछ भी हो सकता है। मामला पहले देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि टू बॉयज़, और यहाँ बॉयज़ के बगल में मैं लिख दूँ आइडेंटिफाइड एज, फिर यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ कॉमा लगा सकता हूँ मैं, सोनू हैव बीन अरेस्टेड। तो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो लड़के, कौन से लड़के, जिनको पहचाना गया है रामू और सोनू के रूप में, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो इस तरह से इतना जो जुमला आप देख रहे हो ना, आइडेंटिफाइड से लेकर यहाँ तक, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें कोई अपना सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, क्लॉज नहीं है ये इन बॉयज़ के बारे में ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये भी एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, समझ रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो इनको क्लॉज के रूप में बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा मैं इन्हें क्लॉज? मैं इन्हें ऐसा बोल सकता हूँ कि टू को पहचाना गया, हु वर आइडेंटिफाइड एज रामू एंड सोनू कॉमा हैव बीन अरेस्टेड। अब जो आप ये हु से लेकर के यहाँ तक देख रहे हो, कॉमा की जरूरत ही नहीं, यहाँ कॉमा की जरूरत भी नहीं है। यहाँ तक जो आप जो तरीका सूट कर गया उस समय लगा दिया गया, ठीक है जी। ऐसे अगर मैं बोलूँ, ये तो एज के ऊपर था, ऐसा भी हो सकता है कि द मीटिंग, और यहाँ पर लिखा हो ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर बॉस वाज अमेजिंग। अब यहाँ पर क्या हो गया, मैं यहाँ पर एक कॉमा लगाऊं और यहाँ पर एक कॉमा लगा दूं, तो ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग मेरा बहुत ही अमेजिंग था। कौन सा मीटिंग? ये देखो, ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर बॉस, ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मीटिंग के बारे में बता रहा है। कौन सी मीटिंग? वही जिसको बॉस ने ऑर्गेनाइज किया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हुए, टाइम कम है, आगे बढ़ते हैं गैस। हाँ, एक आता है रेजिडेंट ऑफ। ये होता है क्या रेजिडेंट ऑफ? स्पोकन में भी आप यूज़ कर सकते हो। रेजिडेंट ऑफ, इसका मतलब होता है कहीं का निवासी होना, निवासी होना। अगर मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ नोएडा, इसका मतलब वो नोएडा का रहने वाला है, वो नोएडा का रहने वाला है, रहने वाला है। दूसरी मतलब अदर वर्ड में कह सकते हो कि ही बिलोंग्स टू नोएडा, बिलोंग्स टू नोएडा। और एक और चीज़ कि आप में से बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग होंगे जो बिलोंग के साथ फ्रॉम लगाते होंगे, पता नहीं कहाँ से सीख लेते हैं, आई डोंट नो। तो अगर आप में से कोई ऐसा कहता है या आपके आजू बाजू अगर कोई कहता मिल गया कि आई बिलोंग फ्रॉम, यू बिलोंग फ्रॉम, तो समझ लीजिए कि अच्छा उसके अंग्रेजी में झोल है। कभी भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली और मुंबई, दिस इज़ रॉन्ग। बिलोंग के साथ फ्रॉम नहीं आता है, टू आता है। बिलोंग टू फिक्स्ड है, प्रपोजिशन का मामला फिक्स्ड है, तो आई बिलोंग टू दिल्ली। सुनी सुना अंग्रेजी बहुत लोग बोलते हैं, सब छोड़िए। चलिए, इसीलिए हर बंदा अंग्रेजी में कहाँ पेपर में पास हो जाता है, गलत सलत कुछ ही बोल देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दिस इंसिडेंट हैपेंड अराउंड 11 PM, पास्ट इंडेफिनिट है कि ये घटना हुई, कब हुई? लगभग 11 बजे। अराउंड यहाँ पर लगभग को बता रहा है, 11 बजे रात को, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। व्हेन, कब हुई? व्हेन मिस्टर राजेश वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम ड्यूटी। तो ये जो आप व्हेन से लेकर यहाँ तक देख रहे हो, इसे बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। कभी मैं बता दूंगा, अभी टाइम कम है। तो जब मिस्टर राजेश वापिस आ रहे थे अपने ड्यूटी से, एज सुन एज ही रीच्ड द घोड़े वाला टेम्पल इन रघुबीर नगर। एज सुन एज बताता है कि कोई काम कितनी जल्दी में हो गया। तो जैसे पहुंचे अ स्पीडिंग कार ब्रश पास्ट हिज व्हीकल। ब्रश पास्ट का मतलब होता है छू कर निकल जाना, एकदम ग्रेस करना, छू कर निकल जाना। तो जैसे वो पहुंचे कहां पर? घोड़े वाला टेम्पल के पास, कि एक बहुत ही स्पीड में कार आई और वो छूती हुई, उनके कार को टच करती हुई निकल गई। यहां तक क्लियर है? एज
एज सुन एज का मतलब हिंदी में जो भी हो, ये दिखाता है कि एक घटना घटी उसके तुरंत बाद दूसरी घटी। अगर मैं कहता हूँ कि एज सून एज आई आई केम आउट ऑफ माई हाउस कॉमा इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे मैं अपने घर से बाहर आया ये बारिश होने लगी। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले, जैसे ये मैं हूँ, मैं अपने घर, ये तो लड़की बन गई, एक लड़की है, ये लड़की अपने घर से बाहर आई, जैसे बाहर आई पहला काम हुआ बाहर आना, और अचानक बारिश होने लगी तुरंत, ये दूसरा काम हुआ। तो जब पहली कोई इवेंट हो और उसके तुरंत बाद एकदम पीठ पे ही कोई दूसरा भी हो जाए, तो वहाँ पर हम एज सुन एज लगाते हैं। इसका एक एडवांस वर्जन भी आता है, उसे कहते हैं नो सूनर देन। हो सकता है कभी आपको दिखाई दे, ऐसे बोलते हैं कि नो सूनर देन, और यहाँ पर आपको हैड या डिड लगाना पड़ता है। मैं हैड लगाता हूँ कि नो, ठीक है, नो सूनर बहुत फॉर्मल है, एज सुन एज चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब है कि द हेड कांस्टेबल पार्क्ड हिज कार, हेड कांस्टेबल की कार को जब उसने टच किया तो हेड कांस्टेबल ने अपनी गाड़ी वहां पार्क की अलोंग द रोड, अलोंग का मतलब है कि रोड के वो किनारे किनारे, अलोंग द रोड पार्क की। आस्क्ड द ऑक्यूपेंट्स टू ड्राइव सेफली। ऑक्यूपेंट्स का मतलब क्या होता है गाइस? ऑक्यूपेंट्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी घर में रहते हैं तो आप ऑक्यूपेंट्स है, आप किसी गाड़ी में है तो गाड़ी के अंदर आप है तो आप ऑक्यूपेंट्स है, आपने वो जगह घेर रखा है, किसी सीट पर बैठे तो आप ऑक्यूपेंट है। तो जिसने जगह घेर रखी है जहाँ भी, घर में, गाड़ी में, सीट पर, वो ऑक्यूपेंट है। तो उन्होंने उस गाड़ी में जितने लोग बैठे थे उनसे कहा, क्या कहा? ऑक्यूपेंट से कहा, द हेड कांस्टेबल ऑक्यूपेंट से कहा टू ड्राइव सेफली, कि आप भाई सही से चलाओ। देखो यहाँ पर कई बार जब मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो वो मानते नहीं, उस वक्त बात नहीं मानते, वो शक में रहते, अच्छा ऐसा कैसे, और फिर 4-5 लोगों से पूछते हैं फिर यकीन करते हैं। तो मुझे उन पर हंसी भी आती है कि अरे यकीन करो यार, इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो यकीन करो। देखो आस्क जो वर्ड है गाइस, आस्क का मतलब सबके दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा आस्क मतलब पूछना, ठीक है, लकीर के फ़कीर, भैया आस्क का मतलब पूछना, ठीक है। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, माई मदर आस्क्ड मी, एकदम करेक्ट है। इसको भी लोग गलत बोलते हैं, वो बोलते हैं माई मदर, और पता नहीं किसने बता दिया कि यहाँ टू लगा देना, बोलते माई मदर आस्क टू मी, आई विल आस्क टू यू, मैं पूछूंगा। अबे काहे का टू, कोई टू नहीं मेरे भाई, गलत। इसके बाद टू नहीं आता है, नहीं आता, याद रखिए। मैं तुमसे पूछूंगा, आई विल आस्क यू, ये करेक्ट है। आई विल आस्क टू यू, ये करेक्ट नहीं है, दिस इज रॉन्ग। तो ये तो पूछने वाला हो गया। आस्क का एक और मतलब होता है दोस्तों, इस आस्क का मतलब होता है कुछ करने के लिए कहना, कुछ करने के लिए कहना। जैसे उसने ऑक्यूपेंट्स को कहा सेफली ड्राइव करने के लिए, तो क्या होगा? ही आस्क्ड, कोई टू नहीं, ही आस्क्ड द ऑक्यूपेंट्स, हो गया। अब यहाँ इन्फिनेटिव चाहिए। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म। ही आस्क्ड द ऑक्यूपेंट्स टू ड्राइव सेफली। आप समझ में आ रहा है? मेरी वाइफ ने मुझसे चाय बनाने को कहा, कैसे होगा? माई वाइफ आस्क्ड मी, हो गया। अब यहाँ इन्फिनेटिव लगाओ, टू मेक टी, यहाँ पे टू लग रहा है, आस्क के बगल में टू नहीं है, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया कि सेफली चलाने को कहा, उसके बाद क्या हुआ? एंड कंटिन्यूड ऑन हिज वे होम, और अपने घर के रास्ते चले गए। ये जो ऑन हिज वे होम है ना, ये बहुत आजकल पॉपुलर है गाइस। ये होता क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। एक्चुअली ये होता है ऑन, यहाँ पर आप माई लगा सकते हो, योर लगा सकते हो, हिज लगा सकते हो, यू नो। अब कैसे बोलोगे? जैसे कि आई वॉज, हाँ यहाँ ये वे तो रह ही गया है, एक वे लगाओ और तब होम लगाओ। जैसे आपने बोला कि आई वॉज ऑन माई वे होम, तो आई वॉज ऑन माई वे होम का मतलब है कि मैं अपने घर की तरफ, घर के रास्ते में था, मतलब घर की तरफ जा रहा था। ये कहने के लिए बना हुआ है ऑन माई वे होम। अगर आपको ऑफिस बोलना है तो आई वॉज ऑन माई वे, तो फिर यहाँ पर टू ऑफिस लगाना पड़ेगा, होम वाले में टू नहीं लगाना है। तो ये एक छोटा सा है। चलिए अब ख़त्म कर देगा, जब टाइम बहुत हो गया, अब ख़त्म करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द एक्यूज्ड सून ओवरटुक हिज कार। एक्यूज्ड का मतलब कि जो लोग थे जिन्होंने ब्रश पास्ट किया था,
उन्होंने इसकी कार को ओवरटेक किया एंड ब्लॉक्ड हिज वे, रास्ता रोक लिया। 2 पर्सन्स केम आउट, अब पूरी कहानी सुनिए। 2 पर्सन्स केम आउट, पास्ट इंडेफिनिट, 2 लोग बाहर आए एंड बिगेन शाउटिंग, बिगेन की जगह आप स्टार्टेड भी कह सकते, चिल्लाना शुरू कर दिया। एट मी, शाउट के साथ एट प्रेपोजिशन आता है कि मुझ पर भैया चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड आस्क्ड मी, मुझसे कहा, टू गेट आउट ऑफ द कार, के कार से बाहर निकलो। पुलिस वाले को उन लोगों ने कहा चल कार से बाहर निकल। वन ऑफ देम, उनमें से एक, देखिए कार्स विंडशील्ड, मेरे कार के जो फ्रंट शीशे पे उसने हिट कर दिया। ही देन ड्रैग्ड मी आउट ऑफ माई व्हीकल, उसने मुझे ने कहा, एकदम क्लियर है। अब देखिए, टू सेव माई लाइफ, मेरी जिंदगी बचाने के लिए, यहां पर जो टू सेव है, ये टू कोई प्रेपोजिशन नहीं है, इन्फिनिटिव का मार्कर है ये टू, और ये वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनिटिव कहते हैं, पर्पस बताता है। टू सेव माई लाइफ, अपनी जीवन बचाने के लिए, आई पुश्ड हिम अवे, मैंने उसे ऐसे दूर पुश किया। बट अ वुमन अटैक्ड मी विद अ ब्रिक, एक औरत ने मुझे एक ब्रिक से, एक ईंट से अटैक किया। अटैक के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, याद रखिए, कोई ऑन वन नहीं होता, अटैक्ड ऑन मी ये सब नहीं होता है। और मुझे ईंट से मारा, ईंट से मारने के लिए बाई ब्रिक नहीं होता, विद का इस्तेमाल होता है, चाकू से, ईंट से, पेन से, विद आता है, बाई नहीं आता है, फ्रॉम नहीं आता है। एडिंग दैट, ऐड करते हुए, द एसिलेंट्स ऑल्सो अटैक्ड हिम विद एन आयरन रॉड। एसिलेंट का मतलब होता है कि जो आप पे हमला करे उसको अंग्रेजी में एसिलेंट कहते हैं। तो ये भी ऐड किया हेड कांस्टेबल ने कि एसिलेंट्स, जो हमला करने वाले जो लोग थे, उन्होंने मुझे एक आयरन रॉड से भी अटैक किया, लोहे के रॉड से भी अटैक किया, ईंट से तो मारा। वहां से गुजर रहा था, उसको पासर बाई कहते हैं। पासर बाई ने देखा विक्टिम को, विक्टिम मतलब जिसके साथ ही हादसा हुआ, विक्टिम को देखा। किस अवस्था में देखा, वो अवस्था दिखाने के लिए क्या लिखा हुआ है, लाइंग अनकॉन्शियस, लेटा हुआ था, अनकॉन्शियस, बेहोश पड़ा हुआ था, इस अवस्था में देखा। एंड रस्ड हिम टू गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल, उसे लेकर भागा गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल। एन ऑफिसर सेड, ऐसा एक पुलिस वाले ने कहा। ठीक है, अब देखिए, बस खत्म है। आई वॉज अनेबल टू गिव अ स्टेटमेंट, क्लियर है कि मैं बिल्कुल एबल नहीं था, बस कि मेरी बात नहीं थी कि मैं स्टेटमेंट दूँ, एकदम अनेबल था। एट दैट टाइम, उस वक्त, ड्यू टू माई इंजरीज, अपने इंजरीज के कारण। मिस्टर राजेश सेड, मिस्टर राजेश ने कहा, इन हिज कंप्लेंट, अपने उस कंप्लेंट शिकायत पत्र में कहा, ही इज करेंटली पोस्टेड एट द ऑफिस ऑफ द अशोक विहार असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, यानी कि अशोक बिहार के जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनके ऑफिस में वो पोस्टेड हैं इस वक्त। ठीक है, अब देखते हैं। एक केस को रजिस्टर किया है अंडर आईपीसी सेक्शन 279, जिसको रैश ड्राइविंग कहते हैं, एंड 30C1 जिसको अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। इसके मतलब मोटर व्हीकल एक्ट का जो प्रोविजन है उसमें तो हुआ है, उसके अलावा ये सेक्शन मतलब भी लगा दिए, धाराएं लगा दी हैं। क्लियर है गाइस? तो बस आज के लिए इतना ही, काफ़ी वक्त हो गया है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। बहुत ही बिगनर्स के लिए न्यूज़पेपर था गाइस, जो बिल्कुल बिगनर्स। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। थैंक यू गाइस, शुक्रिया।